भाषा सिखाई नहीं जाती, अर्जित होती है और इसी अर्जन को दिशा देते हैं भाषा अध्यापन के सिद्धांत। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशनेस पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीटेट से संबंधित प्रश्नों का सही सही उत्तर जानना चाहते हैं और सही उत्तर जान करके अपने सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम होने वाली है। आज का हमारा पहला टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन और दूसरा टॉपिक है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। तो चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक अधिगम यानी लर्निंग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग। अर्जन यानी एक्विजिशन। अधिगम लर्निंग और अर्जन एक्विजिशन। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी अहम अहम पॉइंट्स हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं, उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर के हाजिर हुआ हूँ और इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज़ है वो तमाम एमसीक्यूज़ को भी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पहले यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यूज़ को दोनों चैप्टर का देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली। कब तक चलने वाली? जीवन पर्यंत, यानी पूरी ज़िंदगी चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम सीखना जो होता है वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। अधिगम अनुभव के द्वारा होने वाला व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? अनुभव के द्वारा होने वाला व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम करने से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण तथा सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम कैसा प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय प्रक्रिया है। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। यानी अधिगम का कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ ना कुछ सीखा जाता है और उस सीखने के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अधिगम से किस किस चीज़ में परिवर्तन आता है? तो अधिगम से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। अधिगम केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि विद्यालय के बाहर भी बच्चे सीखते हैं। सिर्फ विद्यालय में सीखना ये बात ठीक नहीं है, बल्कि आदमी कहीं भी सीख सकता है। अधिगम में प्रेरणा यानी मोटिवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिगम में जो प्रेरणा होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चों को मोटिवेशंस मिलते हैं तो बच्चे सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अधिगम व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया है, यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, लोग सीखते हैं। अधिगम में पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो पर्यावरण की भूमिका अधिगम में महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम सजग यानी कॉन्शियस और अचेतन यानी अनकॉन्शियस दोनों हो सकता है। अधिगम सीखना जो है वो शऊर के हालत में या लाशऊरी की हालत में, दोनों तरह से हो सकता है। अधिगम से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन अधिगम से व्यवहार में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से अधिगम की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम किस पर आधारित होता है? तो अनुभव पर आधारित होता है। याद रखिएगा, क्योंकि अधिगम जो है वो अनुभव के द्वारा भी हासिल होता है। अधिगम व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है। अधिगम व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है, यानी हर बच्चों के सीखने का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है। अधिगम एक समग्र प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? समग्र प्रक्रिया है। अधिगम में त्रुटियां स्वाभाविक होती है। अधिगम में त्रुटियां स्वाभाविक होती है, यानी फितरी तौर पर त्रुटियां होती है। कहा जाता है त्रुटि जो है वो सीखने की प्रक्रिया ही है। अधिगम में पुनरावृत्ति सहायक होती है। अधिगम समस्याओं के समाधान से जुड़ा होता है। अधिगम में क्या होता है? जो समस्या उत्पन्न की जाती है उसका समाधान भी उसमें बताया जाता है, इसीलिए अधिगम जो है वो समस्याओं के समाधान से जुड़ा होना ये तय है। यानी अधिगम समस्याओं के समाधान से जुड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम में सकारात्मक वातावरण आवश्यक है। अधिगम के लिए कैसा वातावरण चाहिए? तो सकारात्मक वातावरण चाहिए। अधिगम में रुचि और अभिरुचि का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? रुचि और अभिरुचि का महत्व होता है। अभी तक हम लोगों ने अधिगम से संबंधित जो भी मेन पॉइंट्स थे, जो अहम अहम बातें थी, उन तमाम बातों को हम लोगों ने सीखा और समझा। अब यहाँ से अर्जन यानी एक्विजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्जन एक प्राकृतिक और अनायास प्रक्रिया है। अर्जन एक प्राकृतिक और अनायास प्रक्रिया है। याद रखना है,
कि अर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो प्राकृतिक और अनायास प्रक्रिया है। अर्जन मुख्यतः भाषा सीखने से संबंधित होती है। अर्जन किससे संबंधित होती है? मुख्यतः भाषा सीखने से। अगला पॉइंट है अर्जन में औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। अर्जन में औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, यानी इस अर्जन के लिए बाकायदा कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता है, बल्कि अर्जन वो वातावरण से खुद सीख लेते हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन से भी खुद सीख लेते हैं, उसको अर्जन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अर्जन में बच्चा अनुकृति द्वारा सीखता है। अर्जन में बच्चा अनुकृति यानी इमिटेशन के द्वारा बच्चा सीखता है, याद रखिएगा। अर्जन प्रक्रिया अचेतन रूप से होती है। अर्जन प्रक्रिया किस रूप से होती है? अचेतन, यानी अनकॉन्शियस के हालत में भी अर्जन हो जाती है। अर्जन में सामाजिक परिवेश की भूमिका अधिक होती है। तो सामाजिक परिवेश की, अर्जन में सामाजिक परिवेश की भूमिका अधिक होती है। किसकी भूमिका? तो सामाजिक परिवेश की भूमिका अर्जन में अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। अर्जन बचपन में तेजी से होता है। किस उम्र में अर्जन तेजी से होता है? तो बचपन में अर्जन तेजी से होता है, याद रखें। अर्जन में त्रुटि सुधार स्वाभाविक रूप से होता है। जो भी गलतियां होती है सीखने में, फिर एक दूसरे से जब सही भाषा को सुनते हैं तो फिर वो सही सीख जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से अधिगम और अर्जन में क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को यहाँ पे जब हम लोग समझ जाएंगे तो फिर इसके क्वेश्चंस जो भी आएंगे उन तमाम क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए आसान और इजी हो जाएगा। अधिगम सजग प्रक्रिया है। अधिगम कैसा प्रक्रिया है? सजग प्रक्रिया है, जबकि अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। यानी उसके लिए बाकायदा कोई स्कूल, कोई कॉलेज होना चाहिए, कोई कोचिंग होना चाहिए अधिगम के लिए। और अर्जन जो है वो अचेतन प्रक्रिया है, यानी जिसके लिए कोई तैयारी पूर्व में नहीं की जाती तब भी अर्जन हासिल हो जाता है। अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है, अर्जन में नहीं होती है। अधिगम के लिए शिक्षक चाहिए। किसके लिए? अधिगम के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। योजित होता है, जबकि अर्जन स्वाभाविक होता है। यानी अधिगम के लिए योजनाएं बनाई जाती है और उसी योजना के तहत बच्चों को सिखाई जाती है, जबकि अर्जन ये स्वाभाविक यानी फितरी तौर पर बच्चे सीख जाते हैं। ये क्या है? अर्जन है। अधिगम कक्षा में होता है। अधिगम के लिए बाकायदा कोई स्कूल होना चाहिए जिसके क्लासरूम हो, वहाँ पे अधिगम होता है। लेकिन अर्जन पर्यावरण से होता है। अर्जन किससे होता है? पर्यावरण से होता है। अर्जन किससे होता है? पर्यावरण से होता है। अधिगम में नियम सिखाए जाते हैं। अधिगम में नियम सिखाए जाते हैं, जबकि अर्जन में नियम स्वतः विकसित होती है। अर्जन में नियम क्या होती है? स्वतः विकसित होती है। इसके लिए कोई पूर्व से नियम तैयार करना जरूरी नहीं होता है। पॉइंट देखिए, अधिगम में अभ्यास आवश्यक है। अधिगम के लिए अभ्यास यानी प्रैक्टिस क्या है? वो आवश्यक है। अर्जन में अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ से भाषा शिक्षण से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम जानते हैं। अधिगम और अर्जन को भाषा शिक्षण से संबंधित हम लोग जानेंगे। भाषा का अर्जन बच्चे द्वारा मातृभाषा में होता है। भाषा अधिगम से पहले भाषा अर्जन होता है। भाषा अधिगम बाद में होता है और भाषा अर्जन पहले होता है। ये बात याद रखिएगा। भाषा अर्जन पहले होता है, 1 नंबर इसको दे देते हैं, और भाषा अधिगम ये बाद में होता है, यानी ये 2 नंबर। बच्चे पहले सुनना और बोलना अर्जित करते हैं। तो सबसे पहले चारों कौशल में कौन से 2 कौशल विकसित होते हैं? तो पहले सुनना और बोलना ये विकसित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ना और लिखना अधिगम की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? ये अधिगम की प्रक्रिया है। अर्जन में सुनना सबसे पहले होता है। अर्जन में सुनना सबसे पहले होता है। भाषा शिक्षण में अर्जन को प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चा भाषा उपयोग से सीखता है, नियमों से नहीं। यानी बच्चे जब भाषा को उपयोग करने लगते हैं, उसको इस्तेमाल करने लगते हैं, तो फिर भाषा वो दिन प्रतिदिन सीखते चले जाते हैं। लेकिन नियम जब उसको बताई जाए तो फिर सीखने की वो गति होती है वो धीमी ही हो जाती है।
भाषा शिक्षण में अर्थपूर्ण संदर्भ आवश्यक होती है। भाषा शिक्षण में अर्थपूर्ण संदर्भ जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। अब यहाँ से अधिगम से संबंधित जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं किस ढंग से, वो यहाँ पे बताई जा रही है। अधिगम में बच्चा सक्रिय भागीदार होता है। अधिगम के लिए बच्चा कैसा भागीदार होते हैं, सक्रिय भागीदार होते हैं। अर्जन में भाषिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जन में भाषिक वातावरण कैसा, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अधिगम और अर्जन दोनों परस्पर संबंधित है, तो दोनों का आपसी ताल्लुक है। अधिगम और अर्जन का परस्पर संबंध है। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सरल बनाना है। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा सरल और आसान बनाया जाए। बच्चे की गलतियां सीखने का संकेत होती हैं, यानी बच्चे जब गलती करते हैं तो फिर इससे ये इशारा मिलता है, ये संकेत मिलता है कि बच्चे अब सीखने लगे हैं, क्योंकि गलती वही करता है जो सीखने की प्रक्रिया में होता है। भयमुक्त वातावरण अधिगम को प्रभावी बनाता है। तो अधिगम को प्रभावित कैसा वातावरण बनाता है, तो भयमुक्त, जिसमें डर और खौफ नहीं हो, ऐसा वातावरण में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। रटंत विधा अधिगम को कमज़ोर बना देती है। जहाँ पे बच्चे रटने के आदी होते हैं तो फिर वो अधिगम को कमज़ोर बना देता है। अनुभव आधारित शिक्षण श्रेष्ठ अधिगम देता है। जो शिक्षण अनुभव पर डिपेंड हो वो क्या होता है, श्रेष्ठ अधिगम देता है। भाषा सिखाने में संवादात्मक पद्धति उपयोगी होती है। भाषा सिखाने में कौन सी पद्धति उपयोगी होती है, तो संवादात्मक, यानी जहाँ बच्चों को संवाद करने का, आपस में बातचीत करने का भरपूर अवसर प्रदान किया जाए। जहाँ बच्चों को भाषा सिखाने में संवाद का अवसर प्रदान किया जाए तो वो पद्धति भाषा सीखने में उपयोगी होती है। सीटेट के अनुसार अर्जन पहले अधिगम बाद में होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अर्जन पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। अधिगम के लिए कोई न कोई शिक्षक चाहिए, जबकि अर्जन के लिए कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ से अधिगम एवं अर्जन से संबंधित जो भी MCQs हैं उनको देख लेते हैं। अधिगम से तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम से तात्पर्य ये है कि उसके अंदर जो भी सीख उसके अंदर हुई है, जो कुछ उन्होंने सीखा है, तो उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर हुई होगी। उसके व्यवहार में कुछ, अधिगम के द्वारा जो भी उसको अनुभव हुआ है तो उस अनुभव के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन ज़रूर हुआ होगा। तो अधिगम से तात्पर्य यही है कि अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन हो। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, तो अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है, तो उद्देश्यपूर्ण, यानी उस सीखने के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। जैसे कोई सीटेट एग्ज़ाम क्यों पास करता है, तो उसका कोई ना कोई मकसद है कि वो शिक्षक बने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अनुभव पर आधारित ये अधिगम की विशेषता है। अस्थायी परिवर्तन भी विशेषता है। सक्रिय प्रक्रिया ये भी विशेषता है, जबकि जन्मजात ये विशेषता अधिगम की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जन यानी एक्विजिशन किससे संबंधित है, तो अर्जन जो है वो भाषा सीखने से संबंधित है। किससे, भाषा सीखने से। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन मुख्यतः होता है, भाषा अर्जन किससे होता है, विद्यालय में या पाठ्यपुस्तक से नहीं, ये सामाजिक वातावरण में होता है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भाषा अर्जन किससे होता है, सामाजिक वातावरण में। अगला प्रश्न है, अर्जन की प्रक्रिया होती है अचेतन, यानी जिसमें एहसास भी नहीं हो और आदमी सीख जाए, वो क्या है, अर्जन है, अचेतन। अगला क्वेश्चन है, अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर है, तो क्या मुख्य अंतर है, चेतना का। अधिगम के लिए और अर्जन के लिए दो मुख्य अंतर क्या है, चेतना का, चेतन और अचेतन। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है कैसी, नगण्य या मुख्य, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्य भूमिका होती है शिक्षक की अधिगम में। अगला प्रश्न है, बच्चा अपनी मातृभाषा किस प्रक्रिया से सीखता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जन के द्वारा मातृभाषा सीखता है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में सबसे पहले विकसित होता है क्या, तो भाषा अर्जन में सबसे पहले सुनना ये विकसित होता है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है, अस्थाई। अधिगम के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अस्थाई होता है, न कि अस्थाई। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेरणा।
यानी मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अर्जन प्रक्रिया में त्रुटियां। तो अर्जन प्रक्रिया में त्रुटियां दंडनीय होती है या अस्वाभाविक होती है या स्वाभाविक होती है? तो अर्जन प्रक्रिया में त्रुटि क्या है, वो स्वाभाविक होती है, यानी बच्चे गलती करते हैं सीखने में और फिर वो गलती के द्वारा ही सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सीटेट के अनुसार प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? तो भाषा शिक्षण में सीटेट के अनुसार प्राथमिकता मिलनी चाहिए अर्जन को, यानी पहले बच्चों का अर्जन होता है, उसके बाद फिर अधिगम होता है। अधिगम किससे प्रभावित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं से अधिगम प्रभावित होता है। यानी हर बच्चे का सीखने का जो वो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट से समझते हैं, लेट से सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है पढ़ना लिखना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिगम का प्रक्रिया है पढ़ना लिखना। तो पढ़ना लिखना किसका प्रक्रिया है? अधिगम का। तो अर्जन का प्रक्रिया क्या है? सुनना। अर्जन का प्रक्रिया क्या है? सुनना और बोलना, फिर बोलना। सुनना बोलना ये अर्जन का प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अर्जन में बच्चा भाषा सीखता है किससे? प्रयोग एवं उपयोग से। अर्जन में बच्चा भाषा कैसे सीखता है? प्रयोग करके और उसको इस्तेमाल करके। अगला प्रश्न है, अधिगम और अर्जन में कौन सा समान तत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए, दोनों में व्यवहार परिवर्तन होता है, दोनों में व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम में स्थायी परिवर्तन और अर्जन में अस्थायी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न 19 नंबर का देखिए, भाषा शिक्षण में गलतियां मानी जाती है कैसी? तो सीखने का संकेत। जब बच्चे गलती करते हैं तो फिर वो सीखने भी लगते हैं, तो ये सीखने का संकेत है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का सही क्रम है? तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यानी LSRW, लिजनिंग स्पीकिंग रीडिंग एवं राइटिंग। LSRW याद रखिएगा। सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का सही क्रम क्या है? सुनना बोलना पढ़ना लिखना। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। भाषा अध्यापन के सिद्धांत देखिए, भाषा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य संचार क्षमता का विकास करना है, यानी अपनी बातों को अच्छे से बोल पाना और किसी की बातों को सुनना, यही संचार क्षमता है। अगला पॉइंट है, भाषा को नियम नहीं प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग का अवसर जब हम प्रदान करते हैं तो बच्चे भाषा आसानी से सीख पाते हैं। भाषा अधिगम प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे वातावरण से बल मिलता है। भाषा अधिगम को किससे बल मिलता है? वातावरण से। मातृभाषा सीखने का आधार अनुभव और अनुकरण होता है। मातृभाषा सीखने का आधार क्या होता है? अनुभव और अनुकरण। भाषा सीखने में सुनना बोलना पढ़ने लिखने से पहले आता है। पहले क्या आता है? सुनना बोलना, फिर बाद में पढ़ना लिखना, अगला पॉइंट है, भाषा अध्यापन में बालक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कौन सा दृष्टिकोण? तो बालक केंद्रित, यानी बच्चों की रुचि और उसके आयु, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए तरीका अपनाना चाहिए। ये भाषा अध्यापन का बाल केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षक को अपनाना चाहिए। शिक्षक को भाषा अध्यापन में बाल केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। भाषा को अर्थपूर्ण संदर्भों में सिखाना चाहिए। कैसा संदर्भ हो? अर्थपूर्ण। भाषा अध्यापन में 4 कौशल श्रवण वाचन और लेखन का संतुलन आवश्यक है, यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना। भाषा सीखने में त्रुटियां स्वाभाविक होती हैं। त्रुटियां कैसी होती है? स्वाभाविक होती हैं। अगला पॉइंट है, भाषा अध्यापन में रटंत विधि का निषेध किया जाता है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। किससे? सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। भाषा सीखने में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बच्चों को मोटिवेशंस मिलते हैं तो अच्छे से सीख पाते हैं। अगला हमारा देखिए, भाषा अध्यापन में साहित्य सहायक साधन होता है। साहित्य कैसा साधन होता है? सहायक साधन होता है, लक्ष्य नहीं। भाषा को जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। किससे जोड़ करके? जीवन से जोड़ करके भाषा जब सिखाई जाती है तो फिर बच्चे रुचि लेकर के सीखते हैं। भाषा विकास में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव होता है।
बहुभाषिक कक्षा भाषा सिखाने में सहायक होता है। बहुभाषिक कक्षा भाषा सिखाने में क्या होता है? सहायक होता है। अगला पॉइंट देखिए, भाषा अध्यापन में सुनियोजित अभ्यास आवश्यक है। यानी एक योजना के तहत जब हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो बहुत ही आवश्यक होता है। भाषा को रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है। भाषा अध्यापन में सुनियोजित अभ्यास आवश्यक है। यानी एक योजना के तहत बच्चों को भाषा सिखाना ये क्या है? आवश्यक है। भाषा को रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है। अगला पॉइंट है, भाषा शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक कैसे होते हैं? मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। भाषा अध्यापन में निरंतर और समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई पर बल दिया जाता है। सीसीई क्या है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। सीसीई क्या है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। चलिए, इस चैप्टर से संबंधित 20 एमसीक्यूज है जिसको देख लेना बहुत ही आवश्यक है। पहला क्वेश्चन है, भाषा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संचार क्षमता का विकास ये भाषा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा अधिगम आता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रवण, बोलना, वाचन, लेखन। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है, भाषा अध्यापन में किस पद्धति को महत्व दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रयोग एवं अभ्यास। यानी निरंतर अभ्यास के माध्यम से बच्चे बहुत ज़्यादा जल्द ही भाषा को सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अध्यापन में त्रुटियों को कैसे माना जाता है? तो स्वाभाविक। त्रुटि करना क्या है? ये स्वाभाविक है। त्रुटि से ही बच्चे क्या करते हैं? सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भाषा अध्यापन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षक मार्गदर्शक के होते हैं, सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा को कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संदर्भ और प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है, बालक भाषा सबसे पहले किससे सीखता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वातावरण से। बालक भाषा सबसे पहले किससे सीखता है? तो वातावरण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भाषा अध्यापन में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बालक केंद्रित। यानी बालक की आयु, उसकी रुचि के अनुसार भाषा सिखाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन के माध्यम से बच्चे भाषा बहुत जल्द ही सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का सामाजिक पक्ष किससे जुड़ा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतःक्रिया से। समाज के अंतःक्रिया से भाषा का सामाजिक पक्ष जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का प्रभाव भाषा अधिगम पर कैसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सहायक होता है। कैसा होता है? सहायक होता है। यानी अनेक भाषाओं के बोलने वाले बच्चे जब क्लासरूम में आते हैं तो एक दूसरे के इंटरेक्शन से क्या होता है? बच्चे भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और ये एक सहायक है। भाषा अध्यापन में साहित्य का स्थान क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य क्या है? एक सहायक साधन है। यही सब कुछ। अगला प्रश्न है, भाषा अध्यापन में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो मूल्यांकन निरंतर और समग्र होना चाहिए। यानी सीसीई के माध्यम से मूल्यांकन होना चाहिए। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। अगला क्वेश्चन है, भाषा को किससे जोड़कर सिखाना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवन से। जब बच्चों को जीवन से यानी दैनिक जीवन से बच्चों को जब भाषा जोड़ करके सिखाई जाती है तो फिर वो आसानी से सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में सबसे पहले विकसित होने वाला कौशल कौन सा है? तो ये कौन सा कौशल है विकसित होने वाला? पहला, श्रवण यानी सुनना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो ये संप्रेषण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भाषा को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिव्यक्ति का माध्यम। यानी जब बच्चे भाषा सीख लेते हैं तो फिर वो अपनी अनुभवों को, अपने तजुर्बों को, अपनी रुचियों को क्या करते हैं? अभिव्यक्त कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में किसका प्रभाव होता है? तो भाषा विकास में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का अच्छा खासा प्रभाव होता है। आज का आखिरी प्रश्न है, भाषा अध्यापन में किसका संतुलन आवश्यक है?
तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चारों भाषा कौशल का, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल बहुत ही अहम हैं। चारों कौशल से क्या होता है, भाषा संपूर्ण होता है। उम्मीद कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।